अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी इस जगह के महलो वकूफ़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कम से कम अपने घर में नहीं हूँ, बल्कि किसी भी ऐसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ मैं होता हूँ। मैं बहुत दूर हूँ और गुज़श्ता पूरा एक दिन जो है मैंने सैकड़ों मील मैंने सफ़र किया, बहुत दूर में आया हूँ, बहुत से लोगों से मुलाकातें करता रहा और इसी वजह से मुझे अपना यूजुअल वीलॉग जो है उसको करने का मौका भी नहीं मिल सका। और फिर ख़ास करके इस वक्त सुबह के 3:30 बजे हुए हैं यहाँ अमेरिका में। लेकिन मैं इसलिए ये वीलॉग कर रहा हूँ कि 16 दिसंबर का, अब वैसे 17 दिसंबर हो चुकी है, लेकिन गुज़श्ता 17 बरस में जब से मैंने टेलीविज़न पे प्रोग्राम करना शुरू किया, पहले बरतानिया में, फिर कराची से, फिर लाहौर से और फिर इस्लामाबाद से और फिर लाहौर से भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 16 दिसंबर पे मैंने कुछ ना कुछ प्रोग्राम वीलॉग ना किया हो। बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने दिसंबर के महीने में एक से ज़्यादा दफ़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग जो हैं, ये प्रोग्राम्स जो हैं, इसके हवाले से किए और लिखा भी मैंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। और मेरी पोजीशन जो है वो 16 दिसंबर पे मसलसल उसका एक इर्तका भी हुआ। एक बहुत बड़ा इर्तका उसका उस वक़्त हुआ जब 16 दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल की पेशावर में ट्रेजेडी हुई। उससे पहले मेरे इब्तदाई अल्फाज ये हुआ करते थे कि 16 दिसंबर और सकूत ढाका और पाकिस्तान को दो लख्त होने की जब हमें दिन याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन का खौफ जो है वो हमारे ऊपर तारी हो जाता है और हम एक अहद करते हैं कि दोबारा कभी हमारे साथ इस किस्म की ट्रेजेडी नहीं होगी। इतना ज़्यादा शर्मनाक लम्हे जो हैं वो हमारी तारीख में नहीं आएंगे। वो जो खौफ है वो हमारे साथ है। लेकिन 16 दिसंबर 2014 के बाद मेरे इब्तदाइये में मेरे पूरा जो पर्सपेक्टिव था उसमें तब्दीली हुई और मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि पहले 16 दिसंबर हमें सकूत ढाका पाकिस्तान के दो लख्त होने की याद दिलाता था, लेकिन अब 16 दिसंबर हमारी तारीख में, हमारे वजूद में, हमारे जहन के अंदर दो किस्म की, यानी एक ट्विन ट्रेजेडी है, डबल ट्रेजेडी है। यानी ये दिन हमें जो है सकूत ढाका की याद भी दिलाता है और आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे साथ जो सानिया हुआ उसकी भी हमें याद दिलाता है। और मैंने हमेशा मेरे जहन में ये सवाल भी उठा और मैं एक बार फिर ये सवाल आपके सामने रखूँगा कि क्या वजह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करने वालों ने 16 दिसंबर की दिन का आगाज़ किया। 15 दिसंबर क्यों नहीं था, 18 दिसंबर क्यों नहीं था, कुछ ना कुछ इसकी वजह जो है वो ज़रूर हुई होगी। बहरहाल मैं इस तफसील के अंदर में नहीं जाता। इस वक्त तो मैंने गुज़श्ता चंद, मैं चूँकि करना चाहता था वीलॉग लेकिन मैं कर नहीं सका। लेकिन मैंने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों से, दिसंबर के शुरू से ही बहुत से लोगों के जो कमेंट्स थे ट्विटर पे वीलॉग्स की शक्ल में और व्हाट्सएप की शक्ल में मेरे सामने आए। उनमें से बाज़ टेलीविज़न एंकर भी हैं बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के। और मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत से वो लोग जो गुज़श्ता 20 माह में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान की सियासत में जो जुल्म और सितम हुआ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में उन्होंने एक बार फिर सकूत ढाका की तमाम तर जिम्मेदारी जो है 16 दिसंबर की, वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान, पाकिस्तान के जर्नैलों पर डालने की कोशिश की। हालांकि जो कुछ जर्नैल कर रहे हैं गुज़श्ता 20 महीने से उसे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मुनाफ़क़त है इसे मैं बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ और इसके हवाले से ये है क्या, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसके हवाले से मैं चंद ऑब्जर्वेशंस, अपना एक एनालिसिस जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये एनालिसिस आपको पाकिस्तान के हवाले से शेयर करूँ, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता 48 घंटे में आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF जो है वो बड़ी जलील हुई और उनको बड़ी एम्बेरसमेंट और बड़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा जब नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर उन्होंने 3 इसराइली होस्टेजेस को उस वक़्त मार डाला जब वो होस्टेजेस उनके सामने आए। उन्होंने सफ़ेद झंडे उठाए हुए थे, कमीज़ें बेचारों ने नहीं पहनी हुई थी। वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस की पनाह मांग रहे थे और सफ़ेद झंडा वो लहरा रहे थे, लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें शूट कर दिया। उसके बाद शूट करने के बाद पता चला कि वो फ़लस्तीनी नहीं थे, हमास से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि हमास तो छोड़ें, फ़लस्तीनी नहीं थे, बल्कि वो इसराइली होस्टेजेस थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को उठा लिया था, उनको प्रिजनर बना लिया था। अब चूँकि मामला बड़ा गैर मामूली था, बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, तो इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इस हवाले से इंक्वायरी करवाई और उस इंक्वायरी के रिजल्ट्स आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मिल सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट में मिल सकते हैं, दुनिया भर के अखबारात में वो रिजल्ट छपे। उसमें ये बताया गया कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जब इंक्वायरी की तो उन्हें ये पता चला
कि जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के यूनिट्स थे जिनके सामने ये इसराइली होस्टेजेस आए, उन्होंने अपनी जो अपना जो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ एंगेजमेंट विद द सिविलियंस नॉन कॉम्बैटेंट्स, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो सिविलियंस के साथ कभी ऐसा नहीं करते। ये और बात है कि दुनिया भर से सैकड़ों लोगों ने, उसमें फ़लस्तीनी भी हैं, उसमें अरब भी हैं, उसमें अंग्रेज़ भी हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसके अंदर अल जज़ीरा वाले भी हैं, उसके अंदर जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। सो मच सो कि उसके अंदर ह्यूमन राइट वॉच के डायरेक्टर केन रॉथ भी हैं, जिन्होंने ये लिखा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने हमेशा ही ये किया है। और हमने 2009 में भी इसके बारे में रिपोर्ट लिखी थी कि जहां उनको अरब फ़लस्तीनी सिविलियन मिलते हैं वो उन्हें मार डालते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। और उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यही है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि इस दफ़ा उन्होंने अपने ही इसराइली मार डाले हैं, इसलिए उनको बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है, शर्म आ रही है, ह्यूमिलिएशन हो रही है। वरना जब वो फ़लस्तीनियों को मारते हैं तो वो कोई इंक्वायरी करते ही नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि फ़लस्तीनी बच्चों को भी उन्होंने मारा है, बूढ़ों को भी मारा है, बिल्कुल इन्फेंट्स को भी उन्होंने मार डाला है, और कभी उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई और कोई उनकी इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस के पास वो प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल है जेनेवा कन्वेंशन का और जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, कि जब आपके सामने कोई सफ़ेद झंडा लेकर आता है, वो अनआर्म्ड होता है, उसने हथियार नहीं उठाए हुए होते, वो सरेंडर करना चाहता है या आपकी पनाह मांगता है, तो आपने उसको शूट नहीं करना होता। लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सामने कभी ये प्रिंसिपल था ही नहीं। अब वापस आ जाएं पाकिस्तान पे, सकूत ढाका पे, 1971 पे। हमने ना सिर्फ जहां ब्लेम सारा सिर्फ फौज और जर्नलों को ही कर रहे हैं, वहाँ बाकी सारी पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो ज़राए अबलाग हैं, जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल धड़े हैं, जो हमारे बार एसोसिएशंस के लोग हैं, इन्होंने 1971 की इस ट्रेजेडी से क्या सीखा? थोड़ा सा मैं अपने अल्फाज को इकट्ठा कर लूँ इस हवाले से। देखें, 1971 से मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ सीखी अभी तक, जो पिछले 20 महीने में जो मारधाड़ की है, उससे सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि सीखा इन्होंने ये। असल प्रिंसिपल जो सीखने वाला था वो तो ये होना चाहिए था कि बंगाली जो हैं, जो पाकिस्तान की अक्सरियत थी, वो थ्रू आउट 1960s, ख़ास करके 1955 के बाद से अपने पॉलिटिकल हकूक़ मांग रहे थे। वो पॉलिटिकल हकूक़ हम उनको डिनाई कर रहे थे, हम पॉलिटिकल हकूक़ उनको नहीं दे रहे थे, जिसके नतीजे में वो रेजिस्ट कर रहे थे। फिर वो सड़कों पे निकल आए और फिर हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मारधाड़ की, कत्लेआम उनका हमने किया, रेप किए, जो भी किया, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाता। और उसके बाद इंडियन इंटरवेंशन हो गई। हमने इसमें से जो प्रिंसिपल निकालना था वो ये था कि जब एक आबादी अपने सियासी और इंसानी हकूक़ या अपने इकोनॉमिक हकूक़ मांगती है, तो आपको उसके साथ नेगोशिएट करना है और आपको उसके हकूक़ उसको देने हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। प्रिंसिपल हमने इसमें से क्या निकाला है? प्रिंसिपल हमने ये निकाला है, जो भी बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल हमने ये निकाला है कि बंगाली जो हैं वो कभी भी कामयाब ना होते अगर वो हमसे जोग्राफिकली कंटिग्यूस होते। चूँकि वो हमसे 1000 मील या 1000 मील से ज़्यादा दूर थे और तीन तरफ हिंदुस्तान था, इसलिए हिंदुस्तान को मिलिटरीली इंटरवीन करने का मौका मिला और हम अपनी जो वहाँ पर गैरिजन्स थे या फौज थी, उसको हम इफेक्टिव लॉजिस्टिक सप्लाई प्रोवाइड ना कर सके, रसद ना दे सके, कुमक ना दे सके, हम पूरी तरह से इफेक्टिवली तौर पर वहाँ की आबादी को सप्रेस ना कर सके। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी सियासी हकूक़ या पॉलिटिकल राइट मांग रहा है, चूँकि वो हमारी जोग्राफिकल कंटिग्यूटी है और हिंदुस्तान इंटरवीन नहीं कर सकता, और इस प्रेजेंट केस में हमारे अच्छी तरह से हमें अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान इंटरवीन नहीं करना चाहता। और हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, और ये बहुत से लोग जानते हैं जब मैं आपको ये बताऊंगा, कि उन्होंने अपने अफसरों को कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि आप लोग क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं, खुल के करें, खुल के मारपीट करें, क्योंकि अमेरिका और मगरब जो है वो हमारे साथ है। और जो चीज़ कही नहीं जाती है, जो कहने वाली नहीं है, जो कहते हुए शायद शर्म आती होगी किसी को भी, कि खाली अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हिंदुस्तान और मोदी सरकार भी हमारे साथ है। बिकॉज हम जो कुछ इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं, इसमें खालिस्तान हिंदुस्तान का ये इंडो अमेरिकन प्लान है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अगले और चंद महीनों में जब ये सो कॉल्ड इलेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत से लोगों को, जिन्हें अभी ये चीज़ समझ शायद ठीक तरह से नहीं आ सकती और मैं उनको समझा नहीं सकता, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो लर्निंग आउटकम था वो होना ये चाहिए था कि आप किसी भी बहुत बड़ी आबादी के सियासी हकूक़ को गज़ब नहीं करते और उसके साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन करते हैं। कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि आपको अगर हिंदुस्तान मिलिटरीली इंटरवीन नहीं कर सकता, ये कोई और ताकत इंटरवीन नहीं कर सकती, तो आपको
आप पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई भी करें और हर किस्म की मारपीट, जबर और जुल्म करें, जो कि हम पिछले 20 महीने से कर रहे हैं, और उससे कोई फर्क जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ता। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप देखें। दूसरी चीज ये है कि मैंने एक बार फिर बार बार मैंने कमेंट्स देखे, गुज़िश्ता 2 दिनों में मैंने फिर वो कमेंट्स देखे, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया के, ज़राए इब्लाग के, सियासत के, बार एसोसिएशंस के, वकला के बहुत बड़ा धड़ा जो है वो ये समझता है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ इमरान खान के साथ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ हो रहा है। उन्हें बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, हम सब के साथ हो रहा है। और उसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा दोहराई जाती है। अभी भी मैंने एक बड़े प्रोमिनेंट कराची बेस्ड जर्नलिस्ट है, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, वो बार बार लिखते हैं ट्विटर के ऊपर कि ये पहले भी यही होता था, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आप किसी को ये कहते हुए देखें कि ये पहले भी होता था, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो आप समझें कि दर हकीकत वो इस पूरे के पूरे जुल्म के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये कि पब्लिकली उनके लिए कहना और करना मुमकिन नहीं है, तो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए वो ये कह देते हैं कि ये तो पहले भी होता रहा है, ये पाकिस्तान में पहले भी ऐसा होता था। मुझे याद आता है, ये तीसरा मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। सदीक सालक साहब, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, जो पाकिस्तान आर्मी में जो कैदी बने, जो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, जो उस वक्त मेरा ख्याल है उस ज़माने में जो ISPR तो नहीं होती थी, उस वक्त आर्मी एजुकेशन कोर होती थी। सदीक सालक साहब उस वक्त गालिबन मेजर थे या कर्नल थे, मेजर थे मेरा ख्याल है, कर्नल थे, मेजर थे। जब वो गिरफ्तार हो गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बने, उसके बाद उन्होंने एक बहुत मशहूर ज़माना किताब लिखी जिसको 1971 में पाकिस्तान का बहुत ही मुस्तनद पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस किताब को समझा जाता है, विटनेस टू सरेंडर। उर्दू में यह है, मैंने ढाका डूबते देखा, या मैंने पाकिस्तान, पता नहीं, मैंने ढाका डूबते देखा, समथिंग लाइक दिस, या मैंने पाकिस्तान दोलख्त होते देखा। उसको मुख्तलिफ टाइटल से वो किताब बिकी है। इंग्लिश में है विटनेस टू सरेंडर। उनकी एक और भी बहुत मशहूर किताब है हिमा याराए दोज़ख, जो बड़ी लिटरेरी किस्म की उनकी जो किताब है। सदीक सालक की जो किताब है उसमें भी वही लिखा हुआ है जो और बहुत सी किताबों में 1971 की किताबों में लिखा हुआ है। मुझे याद है, मैंने ये किताब पढ़ी, एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने पढ़ी है। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है, जो वजूहात एक्सप्लेन करते हुए, जिस तरह से कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत की वजूहात ये हैं कि मुगल जो हैं बड़े अयाश हो गए थे, शराब पीते थे, रक्स और डांस वगैरह बहुत देखते थे। हालांकि ये सब कुछ उस वक्त भी करते थे जब मुगलिया सल्तनत उन्होंने बनाई। ये किसी ने नहीं बताया कि उस वक्त भी ये सब चीज़ें किया करते थे, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर करते थे। और शराब के साथ उनकी मोहब्बत जो थी वो बड़ी पुरानी थी। रक्स, शराब, होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये बाबर के ज़माने से ये मसाइल चले आ रहे थे, तो ये उनके ज़वाल के मसाइल हरगिज़ ये नहीं है, और उसके मसाइल। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास लिखी जाती है कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद आबाद थी, और टीचर्स और लेक्चरर्स जो हैं, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू थे, वो पाकिस्तान से लॉयल नहीं थे, और उन्होंने पाकिस्तान के तसव्वुर के ख़िलाफ़, वहाँ की जो आबादी, बंगाल आबादी बहुत बेवकूफ़ थी, मुसलमान बेवकूफ़ थे वहाँ के बंगाली, तो उनको उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। और वो प्रोपेगेंडा जो है वो बेड रॉक प्रोवाइड करता था कि बंगाली हमारे इतने क्यों ख़िलाफ़ थे। और फिर साथ थोड़ा सा ये जिक्र भी हो जाता है कि हमने बंगालियों के साथ बड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ की, वो गरीब थे, हमने इकनॉमिक इंजस्टिस भी किया। इस पे 8-10 सफ़े इस पे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा और चीज़ें लिखते हैं, फिर और कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्लो करता है इस चीज़ के अंदर से। इसमें प्रिंसिपल ये फ्लो करता है कि पाकिस्तान को जो लोग ये कहते हैं और देखते हैं, और अभी तक ये तस्वर है, उन्होंने पाकिस्तान को एक ऑल इंक्लूसिव स्टेट के तौर पे कभी भी नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान को एक प्योरिटन मुस्लिम स्टेट के तौर पे देखा है, जो मुस्लिम पाकिस्तान की आबादी के बहुत से हिस्सों को एक्सक्लूड करती चली जाती है। यानी उसमें पहले उसमें से आप हिंदुओं को एक्सक्लूड कर दें ईस्ट पाकिस्तान में, चूँकि वहाँ की आबादी बहुत बड़ी तादाद में चूँकि हिंदू थी, तो उनको एक्सक्लूड कर दें, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। फिर हिंदुओं के असर रसूख में आने वाले बंगाली मुसलमान जो हैं वो भी अच्छे पाकिस्तानी नहीं थे। सब्सिक्वेंटली इसी फार्मूला ने 1970s में बड़ी शिद्दत इख्तियार की। हमने कादियानियों को, अहमदियों को भी अच्छे पाकिस्तानियों से निकाल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले 5th कॉलमनिस्ट में डाल दिया। फिर ये प्रोसेस और बढ़ा, और इसके अंदर अहले तशियो और शिया भी इसमें शामिल हो गए, और फिर और अब इसमें आप इमरान खान के सारे सपोर्टर्स, तहरीक इंसाफ, ये सब लोग भी चूँकि रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उठ खड़े हुए हैं, गालियाँ निकालते हैं, इनको भी हमने पाकिस्तानियों की सफ़ों में से निकाल के दुश्मनों की सफ़ों में हमने इनको डाल दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टेट मसलसल इंक्लूसिवनेस के बजाय एक्सक्लूसिवनेस के फॉर्मूले के ऊपर ऑपरेट करे। यानी पाकिस्तानी रियासत को चलाने वाले, गवर्न करने वालों के पास
कोई ऐसा पॉलिटिकल कुलिया या फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि आप अमेरिका की तरह की एक ऑल इंक्लूसिव स्टेट बना सकें। ये मैं आपके सामने इस अमेरिका में बैठा हूँ रात के 3:30 बजे, कोई पूछने वाला मुझे नहीं है किसी किस्म का कि भाई तू कहाँ से आया, यहाँ पे बैठा क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब जो एक इंक्लूसिव स्टेट का फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी हमारी रियासत के मैनेजर्स के पास बिल्कुल भी नहीं, विच रेजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पाकिस्तान है क्या। अगर 1971 के अंदर पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो अच्छी पाकिस्तानी नहीं रही थी, तो फिर पाकिस्तान क्या महज एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ही डिफाइन कर सकती है। यानी पाकिस्तान के फौजी अफसरान या जनरल साहिबान जिस चीज़ को पसंद करते हैं या जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं वही पाकिस्तान है। बाकी सारे जो लोग हैं, क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं उस वक्त बंगालियों की अक्सरियत जो है वो गद्दार हो चुकी थी, इस वक्त इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, और मुझे बार बार, मैं कोई और तरीका नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का वरना मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन ना करूं, मुझे असल में ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो आज पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो कुलिये हैं और उसकी जो डेफिनेशन है पाकिस्तान की उसको तस्लीम नहीं कर रही। इसलिए ये सारे के सारे जो हैं ये अच्छे पाकिस्तानियों की डेफिनेशन से बाहर निकल के गद्दारों की डेफिनेशन में शामिल हो चुके हैं। कितनी मजे की ये बात है अगर आप इसको इस तरह से देखें। तो पाकिस्तान एक ऐसा कॉन्सेप्ट और आइडिया है जिसको कि आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ठीक तरह से। ये एक कमेंट हो गया। अच्छा, अब आ जाएं आप आर्मी पब्लिक स्कूल की ट्रेजेडी के ऊपर। आर्मी पब्लिक स्कूल की ट्रेजेडी 2014 में हुई। 2018 तक इसके ऊपर कोई कमीशन ही नहीं बैठ सका। इन 2014 गुजर गया, 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया। 2018 में 4-5 बरस के बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जनाब साकिब निसार साहब, उनके साथ, अच्छा, और उन 4-5 बरस तक जो वालिदैन थे उन बच्चों के, वो शोर मचाते रहे, जुलूस निकालते रहे, दुहाई देते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप याद करें तो ये जो पेशावर के वालिदैन थे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के, मासूम बच्चों के वालिदैन, ये भी गद्दारों की सिफ में शामिल हो चुके हुए थे। बिकॉज वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, फैक्ट्स मांग रहे थे। उनका ये कहना था कि जो एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है वो सही नहीं है, जिन लोगों पे इल्ज़ाम डाला गया है वो शायद असल कल्प्रिट नहीं है, और ये कि किसी की कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आ सकी कि असल में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, वो क्यों कर हो गया। तो 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक कमीशन बैठाया, और वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कहीं 2020 में दी, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जनाब मोहम्मद गुलजार साहब ने कहा कि इसको पब्लिक कर दें। वो क्या सारी पब्लिक हुई या नहीं, भर वो मीडिया के सामने वो रिपोर्ट ज़रूर आई। 550 पेजेस से ज़्यादा की वो रिपोर्ट थी। अब ज़रा इस चीज़ पे गौर करें कि बावजूद इस पहले तो 4-5 बरस तक उस पर कमीशन नहीं बैठा, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई। क्या आप में से किसी को पता है कि जिन अफसरान की नेग्लिजेंस बनती, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें कि क्या हुआ किसने किया, जिनकी नेग्लिजेंस बनती थी, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल कहीं दूर बॉर्डर के ऊपर तो था नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पेशावर के गैरिजन एरिया के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर था। तो क्या किसी ने अकाउंटेबिलिटी की पेशावर के कोर कमांडर की? 2-4 बड़े सीनियर अफसरान को क्या नौकरी से निकाला गया? क्या उनकी पेंशन्स बंद हुई? क्या किसी को सजा हुई? किसी को कुछ भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। मुझे तो कम से कम नहीं पता कि कुछ हुआ। उल्टा ये है कि मुझे फौजी अफसरान से ही ये पता चला था, बाद में बड़े अरसे के बाद पता, पहले तो शुरू में कोई फैक्ट ही सामने नहीं आ रहा। ये पता चला कि 7 घंटे तक द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ पेशावर, हमारे फौज के या पुलिस के जो अफसरान हैं, किसी ने अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की। यानी वो जो दहशतगर्द थे, वो जो सफाक जालिम थे, वो 7 घंटे तक बच्चों के और उसातिज़ा का कत्ले आम करते रहे। लेकिन पेशावर के अंदर का जो गैरिजन था, वहाँ की जो कमांड थी, उसको हिम्मत ही नहीं हो सकी कि वो अंदर जा सके। उन्हें अपनी ही अस्करी सलाहियतों के ऊपर किसी भी किस्म का एतमाद और कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो वेट करते रहे कि तरबेला से ये कहीं से एसएसजी के कमांडोज उड़ के आएंगे, और जब एसएसजी के कमांडोज वहां पहुंचे तो 7 घंटे गुजर चुके हुए। ये जो चीज़ है, इसकी सिर्फ इसी पॉइंट की अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो जाती, वो भी उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आज तक नहीं इसकी हो सकी इस चीज़ की। बहरहाल ये 2 कमेंट्स मेरे सामने थे कि जब आपने उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी आज तक की ही नहीं, तो ये जो डबल ट्रेजेडी, ना पहली ट्रेजेडी की जो 16 दिसंबर का सकूत ढाका है, ना उसके ऊपर किसी को हमने अकाउंटेबल ठहराया। मुझे नहीं याद पड़ता किसी को अकाउंटेबल ठहराया। मैंने इसके हवाले से बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहस इस पर बहुत हुई है, लेकिन उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। और इसी तरह से जो सेकंड ट्रेजेडी है आर्मी पब्लिक स्कूल की,
उसमें भी किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। बाकी फिर आपसे मुलाकात होती।